Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा। तो ये आज का सबसे पहला आर्टिकल, डेफिनेटली आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख कर जाने वाले हो। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। वैसे भी बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। इस प्रोजेक्ट को कहां पर सेटअप किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी कोची, डी या फिर कोलकाता। और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से दे पाओगे। तो अच्छे से सुनना, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। बताना यह है, विद रेफरेंस टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोकिंग कोल। आज मैं आपको बताऊंगा ये कोकिंग कोल क्या होता है, ये कोल और कोकिंग कोल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अच्छे से जब ये आर्टिकल है उसको सुनना, देन उसके बाद आकर ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ओके नाउ अभी के लिए जो पहला आर्टिकल वो बात करता है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवीज। अब मतलब क्या है, देखो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स मतलब ये जो कपड़े का काम करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं बाहर दूसरी कंट्री के अंदर। अब यहाँ पर इनको रिबेट मिल रहा था अभी तक। रिबेट मतलब जो भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस देते थे यानी टैक्स भरते थे उसके ऊपर थोड़ी सी छूट मिल जाती थी। नाउ अब यहाँ पर ये जो रिबेट वाली स्कीम है ना, इसको बढ़ा दिया गया है। तो बस इतना सा आर्टिकल है। ये जो स्कीम है जिसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो रिबेट मिलता था, जो टैक्सेस के ऊपर छूट मिलती थी, उस स्कीम को बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मूव है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फायदा ये होने वाला है, जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टैक्स के अंदर काफ़ी छूट मिल रही है। तो उसके बाद जो कॉम्पिटिशन है वो मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। देन उसके बाद एक यूनियन कैबिनेट आप कह सकते हो कि ये चेयर किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और इन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल ये दिया गया है कि देखो अभी हमने किसके बारे में बात करी थी, अभी हमने यहाँ पर देखा था ROSCTL, ध्यान रखना इसका नाम है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन्होंने ये जो कैबिनेट बनाई, ठीक है, इस कैबिनेट को चेयर किया गया। अब इसने कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि ये जो पूरी स्कीम है ये लागू रहने वाली है आने वाले टाइम तक। और ध्यान रखना ये जो स्कीम है ये किसके ऊपर लागू रहेगी, टेक्सटाइल्स के ऊपर, जो ये कपड़ों का काम होता है, क्लॉथिंग का काम होता है, क्लॉथिंग को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर स्कीम लागू होने वाली है। और ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ जो ये स्कीम है ये काम करने वाली है लगातार, लगभग 2024 तक यहाँ पे ये वर्क करेगी। 2024 तक यहाँ पर ये जो टैक्सेस है इनके अंदर छूट मिलने वाली है, उसकी वजह से यहाँ पे आर्टिकल न्यूज़ में है। इससे क्या होगा कि जो भी एक्सपोर्ट वगैरह है वो बूस्टअप होगा, साथ ही साथ जो जॉब्स वगैरह हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, टैक्सेस कम हो रहे हैं, लोग जो है इस व्यापार में भी घुसेंगे, देन उसके बाद जॉब क्रिएशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा हम लोग को। ओके नाउ ये जो सेक्टर है ना, कौन कौन से सेक्टर जो है इस स्कीम के अंदर कवर किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया, जो अप्रैल और गारमेंट्स वाले सेक्टर हैं वही सेक्टर जो है इस स्कीम के अंदर कवर किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं। अब इस स्कीम के अंदर जो कवर नहीं होंगे वो दूसरी स्कीम के अंडर में आएंगे, वो है RODTEP, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हमने डिस्कस किया था वो दूसरी थी और एक दूसरी ये है RODTEP, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी ये जो स्कीम है ये भी कहीं ना कहीं टैक्सेस और जो ड्यूटीज हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं छूट प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कवर नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर ये पहले वाली स्कीम के अंदर, वो सब जो है RODTEP के अंडर में आ जाएंगे। यहाँ पर इन लोगों को भी छूट मिलने वाली है। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर आप फायदा देख सकते हो कि इससे क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर वगैरह है वो थोड़ा सा बूस्टअप होगा। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 3, सिंपली आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट समझ लेना। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार की स्कीम है जहां पर टैक्सेस वगैरह पे छूट मिलती है। ओके नाउ अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे चर्चा हो रही है एक्सपर्ट कमिटी ऑन लॉन्गेविटी फाइनेंस। अब ये आज आके जो आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर ना PIB से लिए गए हैं।
ठीक है, पीआईबी और साथ ही साथ एआईआर न्यूज़ से लिए गए हैं। तो आपको थोड़े से डिफरेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पीआईबी वाले आर्टिकल्स है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आते हैं। सरकार बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा देती है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सरकारी डेटा है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे वो यूपीएससी एक पर्सपेक्टिव हो, साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहाँ के लिए जो पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आईएफएससी है क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने डेवलप करने की बात करी है, एक लॉन्गेविटी फाइनेंस हब यहाँ पर ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, जो गिफ्ट है, गिफ्ट आईएफएस, ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, वहीं पर इसको बनाया जा रहा है। इसके यहाँ पर आप कह सकते हो डेवलपमेंट के ऊपर ये आर्टिकल है। नाउ अब यहाँ पर ये जो बनाया जा रहा है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी आप देख पाओगे, कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। जो ये कमेटी है चेयर करी जा रही है किसके द्वारा? एमएस काकू नखाड़े के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट और कंट्री हेड हैं बैंक ऑफ अमेरिका के, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर इसके अंदर, इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक लॉन्गेविटी फाइनेंस इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि फाइनेंस इकोसिस्टम मतलब कि जो कि पैसों का लेन देन वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है, जैसे बैंक वाला सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, फिनटेक, लीगल, कंप्लायंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ हो गए। तो यहाँ के एक बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कमेटी बनाई जा रही है ताकि एक लॉन्गेविटी फाइनेंस के ऊपर काम किया जा सके। ओके, नाउ अभी मैंने आपको बताया था ये सब यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, ये आप कह सकते हो कि जो ये हब है, ये फाइनेंस हब बनाया जा रहा है गिफ्ट आईएफएससी के अंदर। ये आईएफएससी क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैसा है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको यहाँ पे एक तरीके से मॉनिटर करने का काम करता है। और ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा आईएफएस से, तो आपको ध्यान देना है इसके बारे में। ओके, देन उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, और ये सच में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो आर्टिकल अभी हमने पहले डिस्कस किया है, ये अगेन आपका जीएस पेपर 2 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो ये थर्ड आर्टिकल है, ये बात करता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस अगर क्वेश्चन आता है कोई जुडिशरी को लेकर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी सारा फंड दिया जा रहा है। नाउ एक यूनियन कैबिनेट है, उसने अप्रूव किया है क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जुडिशरी के अंदर, उसको एक तरीके से डेवलप किया जाएगा। जुडिशरी को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करने की बात करी गई है, और आने वाले 5 साल में ये सारा काम किया जाएगा। जो पैसा लगाया जा रहा है 9,000 करोड़ रुपये पे लगाया जा रहा है। आज का आपने थंबनेल देखा होगा, वो कुछ इसी प्रकार से इस आर्टिकल से रिलेट किया गया है। तो 9,000 करोड़ रुपये यहाँ पर जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने की बात करी गई है। नाउ इसके अंदर अब क्या क्या एग्जैक्टली डेवलप किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रपोजल है ये हेल्प करेगा लगभग 3800 यानी कि 3800 कोर्ट हॉल्स बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 4000 रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, नए वाले भी और जो आने वाले आप कह सकते हो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, ठीक है, और 1450 लॉयर हॉल्स बनाए जाएंगे, 1450 टॉयलेट्स हो गए, कॉम्प्लेक्सेस हो गई, और भी बहुत सारे लगभग 3800 डिजिटल कंप्यूटर रूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इन सब के लिए यहाँ पे ये पैसा दिया गया है। एक तरीके से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। नाउ जो ये स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम 5 साल का है। जैसे मैंने आपको बताया 2021 से लेकर 2026 तक आने वाले 5 साल में इस पूरे के पूरे स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पैसा 9,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग द स्कीम, मतलब कि जो इसको इस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए कौन है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने एक आप कह सकते हो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को बना लिया है। अब यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये किसके हेल्प से बना है, वो है इसरो की हेल्प से बना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक अपग्रेडेड न्याय विकास 2.0 वेब पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन है, आप मोबाइल का ऐप भी है ये। ठीक है, ये एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है ताकि जो है फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। मतलब ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इस स्कीम में जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, उस पूरे स्कीम को मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो एक वेब पोर्टल वगैरह को अपग्रेड किया गया है। ओके,
ना उसके बैकग्राउंड की बात करें तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जुडिशरी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। तो वही सारी चीज़ जो कि हमने अभी डिस्कस की है वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक में बात करी गई है जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है, ये आया था 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, इसको इनेक्ट किया गया था ताकि जो ग्राम न्यायालय हैं, ग्राम के गाँव के अंदर जो न्यायालय बनाए जाते हैं उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाने वाला है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो गुजरात के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट्स का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है और नई नई रेलवे लाइंस जो हैं एक तरीके से हमारे नेशन को डेडिकेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ये उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ डेडिकेट करेंगे हमारे नेशन को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि रेलवेज के रिगार्डिंग हो गए। कहाँ पर होने वाला है? ये गुजरात के अंदर। एक तरीके से उद्घाटन कर भी चुके हैं आप कह सकते हो, क्योंकि 16 जुलाई को ये सब किया गया है, मतलब कल की तारीख को। देन उसके बाद ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या है, देखो इसके अंदर 2 लाइंस बनाई जा रही हैं, जैसे कि गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, देन उसके बाद महेसना बरेथा लाइन, देन उसके बाद सुरेंद्र नगर और पिपावा सेक्शन का आप यहाँ पे देख पाओगे। मतलब क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये लगभग आने वाले टाइम पे 2 नई ट्रेन को भी चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है मेमू सर्विस ट्रेन, ये कहाँ पे चलेंगी? बिटवीन गांधीनगर कैपिटल से लेकर वरेठा के बीच में यहाँ पर ये ट्रेन चलने वाली हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ के ऊपर काम किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर ये उद्घाटन करेंगे इसका एक्वेटिक्स का, साथ ही साथ जो रोबोटिक्स गैलरी है उसका। ठीक है, जो भी आप कह सकते हो पार्क वगैरह, नेचर पार्क है गुजरात साइंस सिटी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उद्घाटन वगैरह किया गया है। एक तरीके से गुजरात के अंदर और भी डेवलपमेंट किया गया है। गुजरात के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो ही रहे हैं ना, अभी यहाँ पर एक और छोटा सा डेवलपमेंट इसके अंदर ऐड हो चुका है। मैंने उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा है MOU ऑन कोकिंग कोल। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोकिंग कोल क्या है। ठीक है, इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना, तभी आप लोग जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप कर पाओगे। ये आर्टिकल बात करता है जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किस किस के बीच में साइन किया है? ये किया गया है साइन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, और दूसरी पर्टिकुलर बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ रशिया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया और रशिया के बीच में ये डील साइन करी गई है। एक तरीके से ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन किया गया है और इसको हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही कंट्रीज मिलकर, इन दोनों कंट्रीज की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं रिगार्डिंग द कोकिंग कोल। ठीक है, कोकिंग कोल का काम करेंगे। और जो ये कोकिंग कोल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टील को बनाने के लिए। ठीक है, स्टील को बनाने के लिए कोकिंग कोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोकिंग कोल कुछ इस प्रकार का नजर आता है, कहोगे ये तो कोयला ही है, बिल्कुल कोयला ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी फॉर्म अलग हो जाती है। कोयले को ही यहाँ पर जलाकर बनाया जाता है इसको। ठीक है, क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो ये कोल है, कोल के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग टाइप से। एक होता है पीट कोल, दूसरा होता है इग्नाइट कोल, फिर उसके बाद होता है सब बिट्यूमिनस कोल, उसके बाद होता है बिट्यूमिनस कोल, देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एट द लास्ट एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, यहाँ पर सब बिट्यूमिनस और यहाँ पर बिट्यूमिनस, ये कोल्स भी देखने को मिलता है। 5 टाइप्स के मेनली ये कोल्स है जो कि न्यूज़ में हमेशा रहते ही रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोक के बारे में, कोल के बारे में। अब देखो जो ये कोल होता है, जो कोयला होता है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे सॉलिड में हम लोग कोक की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोक यहाँ पर आप कह सकते हो जब हमने कोयले से कोक बना लिया, कोयले को जलाकर कोक बना लिया, तो कोक का भी अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोक का इस्तेमाल होता है लोहा बनाने के लिए और या फिर अदर मेटल्स बनाने में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आगे चर्चा हो रही है आर्टिकल के अंदर। देन उसके बाद जो ये कोल है ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है इसको हम लोग कोल तार बोलते हैं। इसको गर्म करके कोल तार बनाया जाता है। और कोल तार किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? डाइस के लिए, जो कलरिंग होती है, ड्रग्स हो गया, परफ्यूम्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद आता है कोल गैस। ठीक है, ये जो कोयले से गैस बनाई जाती है उसको कहते हैं कोल गैस। और कोल गैस यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है फ्यूल की तरह। और ये फ्यूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मतलब ये सारे कोल्स के यूजेस हैं, आपको ध्यान रखना है। नाउ आगे बढ़ दें। अब देखो ये हमने देख लिया कोक कोल क्या होता है। कोयले को ही यहाँ पर गर्म करके कोक कोल बनाया जाता है और कोक कोल से आप कह सकते हो स्टील वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, स्टील, आयरन, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ अब जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये रशिया और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। ये बेनिफिट करेगा पूरी की पूरी स्टील सेक्टर को। जो भी स्टील सेक्टर है इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि स्टील को बनाने के लिए यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम लगने वाली है।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कोक कोल का प्रोडक्शन होगा और कोक कोल की प्रोडक्शन की वजह से स्टील भी बढ़ेगा, क्योंकि कोक कोल बढ़ेगा तो स्टील भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसकी वजह से आप कह सकते हो जो स्टील की जो प्राइसेस वगैरह हैं, जो भी इसकी दाम हैं वो कम हो जाएंगे कंट्री के अंदर। ये काफ़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाएगा कोऑपरेशन को लेकर, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करके काम करेंगी, खासकर कोकिंग कोल सेक्टर के अंदर इंडिया और रशिया दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है एमओयू का वो यही है कि दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो मेल मिलाप है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। खासकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ रशिया है, इनके बीच के रिलेशन थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएं। ये एस्पेक्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को कोकिंग कोल के बारे में बताया था। कोकिंग कोल क्या होता है, उसका प्रोसेस कैसे बनता है कोकिंग कोल, मैंने यहाँ पर बता दिया है। देखो, कोकिंग कोल बनाने के लिए कोकिंग कोल को हम लोग एक मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों कोक बनाया जाता है, क्योंकि कोक जो है इस्तेमाल किया जाता है स्टील में, ठीक है। स्टील को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उस वजह से यहाँ पर कोक का इस्तेमाल होता है। कोक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक फ्यूल की तरह, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर गर्म करके, या आप कह सकते हो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर आयरन को पिघलाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये कोक का इस्तेमाल होता है। नाउ प्रोसेस क्या होता है कोक का, देखो जो कोक है ना एक सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कोयले की तरह दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है वो सॉलिड फ्यूल है। उसको बनाया जाता है कोयले को गर्म करके, ठीक है। कोयले को गर्म करके देन उसके बाद ठंडा करके यहाँ पर ये सॉलिड फ्यूल को बनाया जाता है। और जो ये प्रोसेसिंग है हीट की, ठीक है, आप कह सकते हो जब यहाँ पे कोयले को गर्म करके कुछ कोक बनाया जाता है, उस प्रोसेसिंग को हम लोग कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कोयल वगैरह के अंदर बहुत सारे कॉम्पोजिशन देखने को मिलते हैं, टाइप्स वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ये भी पीआईबी से था, फिलहाल मैंने यहाँ पर सोचा बता देंगे, चलो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है एग्जैक्टली जो स्कीम है, यहाँ पर सब्सिडी वगैरह दी जाने वाली है। सब्सिडी के बारे में आपको मालूम होगा, जो गवर्नमेंट है कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल बात करता है नेशनल आयुष मिशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बतानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आयुष के फुल फॉर्म क्या है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए। नाउ जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल कर दिया, एक तरीके से अप्रूव किया है जो नेशनल आयुष मिशन है उसको एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी इसको एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह रेफर किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये 2021 से लेकर 2026 तक बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाली है। जो पैसा है भरपूर लगाया जाएगा, अलग अलग सेक्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 4,607 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं एज अ सेंट्रल शेयर, और उसके बाद स्टेट शेयर भी लगेगा लगभग 1,607 करोड़ रुपए का। तो मतलब खूब भरपूर पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है। होगा क्या पैसा इस्तेमाल करने के बाद, तो ये जो मिशन है देखो, इस मिशन को लॉन्च किया गया था आयुष मिशन को 15 तारीख 9वां महीना 2014 के अंदर, ठीक है। जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको ध्यान रखना है, ये जो नेशनल आयुष मिशन है, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी जो कि भारत सरकार के अंडर में आती है। और जो ये आयुष इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज होती हैं वो देना, खासकर जो हेल्थ केयर सर्विस होती हैं, हेल्थ केयर सर्विस को बहुत कम दामों में प्रोवाइड करवाना, वो आयुष का काम देखने को मिलता है। और इस सर्विस के अंदर आप देख सकते हो आज के टाइम पर क्या होगा, आयुष हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, उनको अपग्रेड किया जाएगा पैसे का इस्तेमाल करके, ठीक है, उनको थोड़ा सा और अल्टीमेट लेवल पर लेकर आया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है और चीज़ें, जैसे कि आप कह सकते हो आयुष की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ केयर्स में, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो इन सभी जगह पर और भी ज़्यादा आयुष की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। देन उसके बाद और क्या होगा, जो ये इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी है इस यानी ये जो आयुष है इसकी जो क्षमता है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, खासकर आप कह सकते हो स्टेट लेवल पर। और जो भी इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसको भी और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, ताकि इस आयुष सेक्टर को थोड़ा सा और ग्रो किया जा सके। उसके साथ यहाँ पर ये क्या होने वाला है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग नए आयुष हॉस्पिटल खोले जाएंगे, नए आयुष हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे, जिसके अंदर लगभग बेडिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद जो आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो करवाए जाएंगे। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि ऑपरेशनलाइज ऑफ 12,500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये सेंटर्स आपको कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करने वाले हैं आयुष के ऊपर आने वाले कुछ सालों के अंदर, आने वाले एग्जैक्टली 5 सालों के अंदर। ओके, देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आता है यहाँ पे चर्चा हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च, ठीक है, इसको हम लोग NEIAFMR बोलते हैं।
अब क्या है, इसका नाम बदला गया है। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है कि जो इसका जो नॉमेनक्लेचर है, एक तरीके से जो इसका नाम है, इसका जो शब्दावली है उसको बदल दिया जाए। अब क्या है, देखो इसको एग्जैक्टली ये देखो, ये तो अभी जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये नया वाला नाम है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है NEIFM, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन, यानी कि एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको एक इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जो कि फोल्क मेडिसिन की पढ़ाई करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका नाम बदलकर करवाया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यहाँ पे आयुर्वेदा को ऐड किया जा रहा है, आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन एक रिसर्च लगाया जा रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है इसके अंदर। नाउ ये जो NEIARMR है, ये आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एजुकेशन देगा, रिसर्चेस प्रोवाइड करवाएगा। कहाँ पर, कौन से सेक्टर में, खासकर आयुर्वेदा और जो फोल्क मेडिसिन सेक्टर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने जाने वाली है। खासकर कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जगह है पासीघाट, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आप कह सकते हो कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा और फोल्क मेडिसिन के अंदर कि इन दोनों के अंदर के अलावा जो है और भी बहुत सारी जगह पर, जैसे कि और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, लाइक तिब्बत हो गया, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चाइना और कुछ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई। तो वहाँ पे भी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो भी यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट से ये फोल्क मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा मेडिसिन की जो भी स्टडी करता है। तो उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल, ये भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, देख पाओगे आज जो हमारा कंप्लीट एनालिसिस हुआ है ना इस वीडियो का, ये पूरा का पूरा हमने PIB से लिया है। ठीक है, जो इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोकिंग कोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, और कोकिंग कोल के रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, कोकिंग कोल के हाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोकिंग कोल में। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को कल बताता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है झरिया और रानीगंज कोल फील्ड्स के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, और उस वर्कशॉप में आप कह सकते हो मास्टर प्लान वगैरह की तरफ ये लोग बढ़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये जो झरिया और रानीगंज कोल फील्ड्स हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं। जो झरिया है वो झारखंड के अंदर है, रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, आपको ध्यान देना है। अभी जो वर्कशॉप हुआ है वहाँ पर बहुत बात करी गई है कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं जो कि बुरी तरह से अफेक्ट हैं, ठीक है, तो उनको एक तरीके से सेफर लोकेशन पर लेकर आया जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है कि झरिया और रानीगंज जो कोलफील्ड्स हैं वो आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगी। कहाँ पर, एक है झारखंड के अंदर और दूसरी रानीगंज जो कि न्यूज़ में है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। अच्छे से सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो अपलोड होगा, उसको भी जाकर जरूर देख लेना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जाकर मुझको फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय।